नमस्कार, एनालिसिस कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार तिवारी। आज मैं चर्चा करूंगा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के बारे में, जो यूपीएस के संदर्भ में है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। पिछले कई सालों से एनपीएस में जो खामियां हैं उसको लेके पूरे देश भर में कई धरने प्रदर्शन हुए और कर्मचारी संगठनों की मांग के बाद भारत सरकार ने मार्च सन 2023 में तत्कालीन वित्त सचिव और जो अभी वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं टीवी सोमनाथन, उनके अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने लगभग 1.5 साल तक जो अपना अध्ययन किया, विश्लेषण किया। उसके बाद पिछले साल अगस्त 2024 में अपने रिकमेंडेशंस को दिया और पिछले साल अगस्त में ही केंद्र सरकार ने उसे इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपना लिया और जिसका गजट अभी इसी साल 25 जनवरी 2025 को आया है। इस बीच पिछले 2-3 सालों में कई राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि गारंटीड पेंशन स्कीम है, रिटायरमेंट के बाद आपको आपके वेतन और प्लस डियरनेस अलाउंस का टोटल का 50% जिसमें देने का प्रावधान है, जो सन 2004 के पहले इस देश में चलती थी। लेकिन कई सारी वित्तीय बोझ और अन्य चीजों को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने एनपीएस इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन लगभग 20 सालों में इस बात का एहसास हुआ सरकारों को, इस बात का पता चला कि इसमें एनपीएस में काफी सारी खामियां हैं। फिर इस पे कमेटी गठित की गई और उसने एक नई पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की है, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस कहा जा रहा है। इस बीच कई राज्यों ने ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को अपना लिया, जिसमें राजस्थान था, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, इन सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को अपना लिया। अब जो ये गजट आया है हाल ही में, उसको देखने के बाद, उसका विश्लेषण करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद जो बात एक समझ में आ रही कि इसमें भी कई सारी खामियां हैं। मसलन अब वीआरएस, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस की बात थी, आप पहले भी अपने रिटायरमेंट एज से पहले भी आप वीआरएस ले सकते थे, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते थे, पहले रिटायर हो सकते थे। उसकी उम्र बढ़ा दी गई है। उसकी पहले जो सर्विस का पीरियड था वो सिर्फ 20 साल था, अब 25 साल कर दिया गया। आपको 25 साल के बाद ही आप वीआरएस ले सकते हैं। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मिनिमम गारंटीड पेंशन जो आपकी बात की जा रही है, वो आपको 25 साल की सेवा के बाद ही मिलेगा। 25 साल आपको काम करना होगा। सपोज आप 25 साल के ही उम्र में आ गए और आपने 25 साल आपको 25 साल तो सेवा करनी ही होगी, तभी आपको 50% की गारंटीड पेंशन की बात जो की जा रही है वो मिलेगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो यूपीएस पे जो आपकी पेंशन शुरू होगी, जो स्टार्टिंग पीरियड होगा, वो आफ्टर 60 ईयर्स होगा, मतलब 60 साल के बाद ही आपको पेंशन मिलेगा। सपोज आप 25 साल में आए हो, 25 साल आपने सेवा की, सर्विस की, तो 50 साल से के बाद आपका ये नहीं स्टार्ट होगा, ये आपकी पेंशन स्टार्ट होगी 60 साल के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुल 10 साल आपको अपनी पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है कि कैसे इस तरह के नियम और कानून बनाए गए हैं इसमें। इसी तरह से और भी इसमें कई सारी खामियां हैं। इसमें जैसे एक ये भी बड़ी खामियां, क्योंकि कई जगह चाहे केंद्र सरकार की पॉलिसी हो, चाहे राज्य सरकार की पॉलिसी, की ज्यादातर जो आपके रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, उनको जो उनकी मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो 40 से 45 साल तक होती है। ऐसे में सपोज कोई 45 ईयर्स में अपनी नौकरी ज्वाइन करता है, 45 साल में ज्वाइन करता है, तो वो फिर 25 साल की जो उसकी सेवा की शर्तें हैं कि 25 साल आपको सेवा करना ही होगा, तभी आपको गारंटीड पेंशन दी जाएगी, तो वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि 45 साल के बाद वो सिर्फ कुल मिला के 15 साल ही सर्विस करेगा, क्योंकि यूजुअली 60 ईयर्स ही रिटायरमेंट की एज है। यूनिवर्सिटीज में 65 साल है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, तब फिर भी वो सिर्फ 20 ही साल कर पाएगा। तो ये भी एक बड़ी विडंबना है। तो कुल मिला के जो मिनिमम जो सर्विस पीरियड बना दिया गया, ये अपने आप में एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि वो एक बड़ी लकीर कर्मचारियों के बीच में बना देगी।
दूसरी जो एक बड़ी बात है कि एक मिनिमम कॉर्पस की बात की जा रही है कि मिनिमम कॉर्पस आपका इतना एक कर्मचारी का होना चाहिए, तभी उसको गारंटीड पेंशन की बात की जाएगी, तभी उसको गारंटीड पेंशन मिलेगा। ये भी एक बड़ी बात है कि क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब व्यक्ति ज्वाइन करता है तो पहले वो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में आता है, 5 से 10 साल 15 साल वो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस करता है, फिर उसकी सर्विस को रेगुलर कर दिया जाता है, परमानेंट कर दिया जाता है। तो ऐसे समय में भी क्या होगा कि जो है वो 25 साल की सेवा की अवधि को पूरा नहीं कर पाएगा। यहाँ पे भी ये भी एक बड़ी समस्या आएगी। तो ये सारी बड़ी समस्याओं को जब 1 अप्रैल से जब ये बात है कि 1 अप्रैल से यूपीएस देश भर में लागू हो जाएगा, तो मुझे लगता है उसके पहले केंद्र सरकार को इस पे एक क्लियर कट एक रेगुलेशन और नियम कानून बना देना होगा, क्योंकि ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिसका ये अनुत्तरित प्रश्न है, इसका कहीं उत्तर नहीं मिल पा रहा पूरे गजट में। और बात सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि कई बार लोगों का ये मानना होता है कि जो कर्मचारियों को ये पेंशन दिया जा रहा है ये रेवड़ी है, ये फ्री बीज है, लेकिन ये बिल्कुल भी फ्री बीज नहीं है। अलबत्ता इन्हीं सरकारी कर्मचारियों के टैक्स के बदौलत बहुत सारी फ्री बीज रेवड़ी वाली स्कीम इस देश में चल रही है, चाहे वो केंद्र सरकार के मार्फत चल रही हो या राज्य सरकारों के मार्फत चल रही हो। तो और इन्हीं सरकारी कर्मचारियों का ही ये योगदान है कि जो भी सरकारी स्कीम्स है, चाहे राज्य सरकारों की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, वो यही सरकारी कर्मचारी ही धरातल पे उसको लागू करवाते हैं। इसलिए सरकारी कर्मचारियों का योगदान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भले वो ये बिल्कुल फैक्ट है, उनकी संख्या कम है, इस देश में लगभग 1.5 करोड़ कुल आबादी का वो 1.5 करोड़ है, 140 करोड़ की कुल आबादी में से, तो उनकी संख्या जरूर कम है। और ये भी सच है कि वो किसी एक सीट पे हार जीत का फैसला नहीं करते, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उनके योगदान को भुला दिया जाए, क्योंकि वो 60 साल अपना 65 साल इस देश की सरकारी जो योजनाएं है उसको लागू कराने में लगाते हैं। वो बार बार अपनी सैलरी को ऐसा नहीं कि कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ले, कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा उन्हें पैसा ऑफर कर रहा है तो उसमें चले गए। इसमें हम हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स का भी ले सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की कितनी सैलरी होती है, उनकी सैलरी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप एक सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स की देखते हैं, उनकी तो बहुत कम है। तो दोनों का काम लगभग एक जैसा है, फिर भी वो इतना ज्यादा अंतर इसीलिए होता है कि प्राइवेट में बहुत ज्यादा सैलरी का अंतर होता है और वो बार बार वो बदल सकता है, लेकिन सरकारी में तो एक बार आप जिस सर्विस को ज्वाइन करते हैं 60 से 65 साल तक आप वहीं पे रहते हैं। तो सरकारों को इस बारे में सोचना होगा। उससे भी एक बड़ी बात यह है कि इन्हीं कर्मचारियों के टैक्स से पैसे से इस देश में लगभग 10 राज्यों में डायरेक्ट कैश दिया जा रहा है, कैश का पैसा दिया जा रहा है महिलाओं को, चाहे वो आसाम हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो और जबकि वो महिलाएं कुछ नहीं कर रही हैं, वो महिलाएं जो हैं कोई भी सरकारी योजनाओं को लागू कराने में नहीं कर रही, वो सामान्य गृहिणी है, सामान्य अपने घरों का कार्य कर रही हैं, फिर भी उनको पैसे सरकार दे रही है, सरकार का अपना एजेंडा है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। और इसी को अभी हमने देखा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे एक बड़ा कमेंट किया था, उनका भी एक रिमार्क था सुप्रीम कोर्ट का कि जिन जिन जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उनको भी सरकारें पैसा दे रही हैं मुफ्त में, कोई 2,000 दे रहा है, कोई 2,500 दे रहा है। अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो वहां पे भी तीनों प्रमुख पार्टियों ने पैसा देने का वायदा किया है महिलाओं को, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस ने 2,500 रुपए देने की बात की है और आम आदमी पार्टी ने 2,100 रुपए देने की बात की है प्रति माह महिलाओं को। तो ये एक बड़ी बात है कि एक तरफ आप जो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, जो लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं उनको आप पैसे दे रहे हैं, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी जो देश के नीति निर्धारण में बड़ी भूमिका निभाता है, उसको धरातल पे लागू करवाता है, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे हैं और उसको इस ढंग से इसलिए उसको कम महत्व कम किया जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ 1.5 करोड़ है, उनकी टोटल जो पॉपुलेशन है सिर्फ 1.5 करोड़ है पूरे देश में। अगर हम आरबीआई के डेटा को देखें तो पिछले 10 सालों में लगभग 16 लाख करोड़ रुपए
कॉर्पोरेट लोन के राइट ऑफ किए गए हैं, जिसे हम बट्टे खाते में डाल देना कहते हैं। तो मींस अपने बैलेंस शीट से कम जो बैंक हैं उन्होंने इस लोन कॉर्पोरेट लोन को हटा दिया है। और जो डेटा ये बताता है कि पिछले 10 सालों में सिर्फ 16 लाख करोड़ में से लगभग 3 लाख करोड़ ही वसूल हुए हैं, मतलब 16% ही रिकवरी रेट रही है। तो सारी परिस्थितियों को देखना होगा। कॉर्पोरेट को अगर इतनी छूट दी जा रही है, इतने तरह के उन्हें इनिशिएटिव दिए जा रहे हैं, इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, तो हमें उन सरकारी कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखना होगा जिन्होंने बहुत सारा अपना समय सरकारी नीतियों के नीति निर्धारण में लगाया है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि केंद्र सरकार जब ये 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है यूपीएस की योजना, उसके पहले इन सारे जो अनुत्तरित प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें नहीं मिल पा रहे हैं इस बजट को देखने के बाद, उनको दुरुस्त करना होगा और तभी ये यूपीएस को लागू करना चाहिए। क्योंकि उसके बिना अगर ये लागू की जाती है तो जैसे एनपीएस की खामियों को दुरुस्त करने में 20 साल लग गए, तो अगले 20 साल हम इसी तरह की परिस्थितियों को फिर देखेंगे और फिर समझ में आएगा कि यूपीएस में भी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी भारी कमियां हैं। तो आज इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो मैंने परिचर्चा की आपके साथ, वो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।